हेलो, जय हिंद साथियों। लक्ष्यदा एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज इतिहास को पढ़ेंगे। हालांकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने यह सेशन अरेंज किया है, जिसमें आपको भी पढ़ने में और समझने में और साथ ही साथ याद करने में भी आसानी रहेगी। साथियों, यह हमारा वीडियो आपको किसी भी वनडे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़फुल है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इतिहास हर जगह पूछी जाती है और अब इस टॉपिक से थोड़ा क्वेश्चंस कम पूछता है एग्जामिनर, लेकिन कभी कभी एक आध क्वेश्चन रख देता है ना, एक दो क्वेश्चन होते हैं। तो हम इस वीडियो को देखने के बाद प्रयास हमारा यही है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से मिस ना होने पाए। सबसे पहले यह जो हमारा वीडियो है यह 2 वीडियोस के रूप में होगा। पहला, जिसमें मैं 10 से 15 मिनट में थ्योरी पोर्शन को कम्प्लीटली कवर कर लूँगा बेहतरीन तरीके से, और उसके बाद 10 या 15 मिनट का ही हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेशन होगा, है ना, जिसमें मैं आपके साथ 30 से 35 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए साथियों, इतिहास, जब हम इतिहास का एक सामान्य परिचय पढ़ते हैं, है ना, इतिहास एक सामान्य परिचय, तो जो इतिहास है, इतिहास को हम लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता और अनुपलब्धता के आधार पर हम इसको 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, देन आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये 3 कालखंडों में हम इतिहास को विभाजित करके पढ़ते हैं। साथियों, जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्यों का अभाव है। इस काल में कोई भी हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त इतिहासकारों को नहीं हुआ है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध हुए हैं, और इतिहास को लिखने में और जानने में इतिहासकार इन्हीं पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पाषाणकालीन सभ्यता, जो पाषाणकालीन सभ्यता थी वह क्या थी, प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। साथियों, आद्य ऐतिहासिक काल, जो हमारा दूसरा विभाजन है, वह है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं, परंतु वह अपठित हैं, मतलब अभी इनको पढ़ा नहीं जा सका है ना। तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अभी तक उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा ही नहीं गया। पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भरता रहती है। जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इस काल में भी हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर हैं, है ना। इतिहास के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करने में हम आज भी पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर हैं। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। साथियों, अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। जो हमारा ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता है और ये पठित भी हैं और इनको पढ़ा भी जा सकता है। इस प्रकार से पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है। तो ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, और ऐतिहासिक काल को लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से इसका प्रारंभ माना जाता है। साथियों, हम पढ़ेंगे पाषाण काल, है ना। पाषाण काल, पाषाण काल उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पाषाण काल को हम 3 कालों में विभाजित करके पढ़ते हैं। साथियों, जो पहला है वह है पूरा पाषाण काल, इसी प्रकार से मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यह पाषाण काल का विभाजन है। पूरा पाषाण काल का जो समय है वह 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक है। साथियों, 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल का समय 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है। कितना? 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है। और इसी प्रकार से नव पाषाण काल का जो समय है वह 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक है। साथियों, इस स्लाइड में लिखा हुआ
एक एक शब्द अपने आप में प्रश्न है, तो हर एक शब्द पे गौर कीजिएगा और ध्यान से पढ़िए। अब हम बात करेंगे साथियों पूरा पाषाण काल की, है ना। जो पूरा पाषाण काल है, इस काल का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। अभी इस काल में मानव शिकार करता था और भोजन का संग्रह करता था। इस काल के मानव को पशुपालन, कृषि एवं अग्नि के ज्ञान का अभाव था। मतलब पशुपालन का ज्ञान नहीं था, कृषि का भी ज्ञान नहीं था और आग का भी ज्ञान नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है, पूरा पाषाण काल के मानव ने आग का आविष्कार कर लिया था, लेकिन वह अभी इसका प्रयोग करना नहीं जानता था। तो सर्वप्रथम आग का प्रयोग नव पाषाण काल में हुआ, है ना। लेकिन आग का आविष्कार अगर पूछे तो वह पूरा पाषाण काल में ही हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है उसको ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी में अटेम्प्ट मत कीजिए, ठीक है। और इस काल से संबद्ध प्रथम हस्त कुठार यानी कि कुल्हाड़ी, हस्त कुठार का मतलब होता है कुल्हाड़ी जैसा, है ना। तो हस्त कुठार 1863 ईस्वी में पल्लवरम, जो कि मद्रास तमिलनाडु में है, वहाँ से रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्राप्त हुआ। साथियों उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। साथियों पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, जिसका कालखंड है 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक। साथियों क्रोड उपकरण जैसे कि हस्त कुठार, खंडक और विदारिणी इस काल की विशेषता है। साथियों मध्य पूरा पाषाण काल, जो कि 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फलक उपकरण जैसे कि क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित जो उपकरण थे, फलक उपकरण के नाम से जाने जाते थे, वह मध्य पूरा पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं, है ना। और उच्च पूरा पाषाण काल, जो कि 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक था, इसमें तक्षड़ी एवं खुरचनी, है ना, तक्षड़ी एवं खुरचनी जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं। साथियों अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल की। साथियों मध्य पाषाण काल का जो मानव था वह आज भी शिकारी और खाद्य संग्राहक ही था। कुछ अब मनुष्य पशु को पालने लगा था, है ना, पशुपालन करने लगा था, लेकिन अभी भी जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं वह क्या है, शिकारी है और खाद्य संग्राहक है। साथियों मध्य पाषाण काल से कुछ साक्ष्य मानव के मिलते हैं, जिसमें पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है जो कि विशेष है ना। पशुपालन का जो साक्ष्य है वह आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से प्राप्त होता है। अस्थि निर्मित उपकरण जो कि सराय नहर राय और महदहा से प्राप्त होते हैं। अब साथियों हम बात करेंगे नव पाषाण काल की। खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन, आग का प्रयोग और पहिए का आविष्कार, ये सभी नव पाषाण काल में ही घटित हुए। साथियों नव पाषाण काल की प्रमुख आविष्कार या खोज जो थी वह था पहिए का आविष्कार और आग का प्रयोग। खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन भी अब नव पाषाण काल में मानव करने लगा था। साथियों खाद्यान्नों के प्रथम उत्पादन से संबंधित जैसे कि लाहुरा देव भारत, जहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और गुफकराल भारत से कृषि एवं पशुपालन दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथियों लाहुरा देव से जो धान या चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ वह लगभग 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व का था। और मेहरगढ़ से, जो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, वहाँ से लगभग 7,000 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लाहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। और कौन सी फसल का प्राप्त हुआ है तो वह चावल का प्राप्त हुआ है।
उम्मीद करता हूँ साथियों आपको खूब पसंद आ रहा होगा, आपकी समझ में भी आ रहा होगा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल लक्ष्य द एग्ज़ाम्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। साथियों, बुर्ज होम जो कि नवपाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से मानव कंकाल प्राप्त हुआ है, कुत्ते का कंकाल और गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथियों, संगनकल्लू, पिकलीहल और उत्तनूर जो कि कर्नाटक में स्थित है, यहाँ से राख के टीलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथियों, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले द्वारा प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया गया। तो साथियों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा रिजले ने। साथियों, अब हम कुछ परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि दमदमा। दमदमा से साथियों एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ से मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण और पाषाण संस्कृत से लेकर पाषाणकालीन संस्कृत से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। यानी कि प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हो रहे हैं और पाषाणकालीन संस्कृत से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष यहाँ से मिले हैं। साथियों, हथनौरा जो कि नर्मदा घाटी में स्थित है मध्य प्रदेश में, वहाँ से भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो साथियों, यह भी अपने आप में एक प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वह हथनौरा नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। साथियों, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में कई बार आयोग द्वारा पूछे जा चुके हैं। साथियों, भीमबेटका जो कि प्राग ऐतिहासिक चित्रकला, जो शैल चित्रकला है, उसके लिए फेमस है, जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। साथियों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो वह कहाँ से प्राप्त हुई है? लोहंदा नाला क्षेत्र बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। किसकी? मातृ देवी की हड्डी निर्मित प्रतिमा लोहंदा नाला क्षेत्र बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। साथियों, वृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। तो यह कहाँ से की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। जो बृहत पाषाण स्मारक हैं वह मृतकों को दफनाने के स्थान थे। साथियों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। तो वह कहाँ स्थित है? भोपाल में। गैरिक मृदभांड पात्र का निर्माण हुआ है, कहाँ हुआ है साथियों? तो वह हस्तिनापुर में हुआ था। साथियों, भारतीय पुरातत्व से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर अब हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि 1861 ईस्वी में क्या हुआ। साथियों, 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त हुए। साथियों, 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ होता है और 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित होता है और 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया तथा जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। साथियों, कुछ अन्य संबंधित तथ्य हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, ताकि हमारा प्रयास यही है कि परीक्षा में प्रश्न बने और आप उसको हल कर सकें। इतना आपके साथ हमको कंटेंट को और एक बेहतरीन तरीके से उस कंटेंट को प्रस्तुत करना है, ताकि आप परीक्षा हॉल में जाके अधिक से अधिक क्वेश्चंस बना सकें और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। हमारे सभी लेक्चर्स इसी सीरीज़ में होंगे, इसी पैटर्न में होंगे और अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं उनको अगले वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करूँगा, है ना। चलिए साथियों, अन्य संबंधित तथ्यों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। साथियों, मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में फलकों की अधिकता थी।
फलकों की अधिकता के कारण मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो साथियों बताओ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह लंगनाज गुजरात से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। साथियों भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई तो कहाँ से प्राप्त हुई? वह 1867 से 1868 में प्राप्त हुई। साथियों भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल लाहुरा देव से प्राप्त चावल का समय निर्धारण किया गया है। तो वह कितना किया गया है? वह 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है साथियों, जो कि मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं भी ये भी बता चुका हूँ आपको, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। साथियों लाहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीनतम भारतीय नवपाषाणिक स्थल जो कि क्या है? कोल्डिहवा है, जहाँ से चावल की भूसी प्राप्त हुई है। कोल्डिहवा से चावल की भूसी प्राप्त हुई है, जो कि लाहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीनतम भारतीय नवपाषाण कालिक स्थल है। साथियों मक्का का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मैक्सिको में, और गुप्त कराल का अर्थ होता है कुलाल यानी कि कुम्हार की गुहा। साथियों ताम्र पाषाणिक संस्कृति को हम अब डिस्कस कर लेते हैं, है ना। यहाँ से भी जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी प्रयास है कि यहाँ पर एक बार देख लिया जाए। साथियों ताम्र पाषाणिक जिसका अर्थ होता है तांबे एवं पत्थर के प्रयोग की अवस्था, जहाँ पर तांबा और पत्थर एक साथ प्रयोग हो रहा हो, उसको हम ताम्र पाषाणिक संस्कृत कहते हैं। साथियों प्रमुख ताम्र पाषाणिक बस्तियों का विस्तार इस प्रकार से है, जैसे कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जैसे बनास घाटी में स्थित होने के कारण जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इस संस्कृत के स्थल मिले हैं, वो बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसको हम बनास संस्कृत का भी नाम देते हैं, इसको हम बनास संस्कृत भी कहते हैं। बनास संस्कृत या ताम्र पाषाणिक संस्कृत जो कि प्रमुख स्थल पुरा स्थल हैं, जैसे कि अहाड़ प्राचीन नाम जिसका था ताम्रवती, अहाड़ जो है जिसका प्राचीन नाम था ताम्रवती, बागौर, बालाथल, ओजियाना, गिलुंद से साथियों चहार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला है। मिट्टी की इमारत का साक्ष्य है, कहीं कहीं पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है, इस प्रकार के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथियों तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से इतनी सारी चीज़ें गिलुंद से प्राप्त हुई हैं, और जो कि क्या है ताम्र पाषाणिक संस्कृति का स्थल है, जो कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है। साथियों अब हम बात करेंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा में जैसे चरखे और तकलियों के साक्ष्य मिले हैं मालवा से। कायथा यहाँ की बस्तियाँ किलेबंद हैं, कायथा की बस्तियाँ जो हैं वह किलेबंद थी। यहाँ से तांबे के 28 कंगनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथियों एरण से किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश का नवदा टोली जो कि खारगोन जिले में स्थित है, इसका उत्खनन HD संकालिया ने किया था, और यहाँ से चौकोर एवं वृत्ताकार घरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथियों पश्चिमी महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो पश्चिमी महाराष्ट्र जॉर्वे संस्कृत के अंतर्गत आता है, और इसमें जो अहमदनगर जिला है वो अहमदनगर जिले में जॉर्वे, नेवासा से पटसन यानी कि जूट का जो है पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दैमाबाद से जॉर्वे संस्कृत का सबसे बड़ा स्थल, दैमाबाद जो है वह जॉर्वे संस्कृत का साथियों सबसे बड़ा स्थल है, और यहाँ से कलश समाधान प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से कलश को घरों के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की दिशा में रखने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। साथियों पुणे जिला, महाराष्ट्र का पुणे जिला, जहाँ प्रकाश, नासिक, चंदोली, सोनगांव और इनाम गांव जैसे ताम्र पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। साथियों इनाम गांव से 5 कमरों वाला एक मकान प्राप्त हुआ है। किलेबंद एवं खाई से घिरी हुई बस्ती और मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। गोलाकार गड्ढों वाले मकान जो कि कच्ची मिट्टी के बने थे वो प्राप्त हुए हैं। साथियों पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो जैसे कि चिरांद, महिषदल, इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अन्य स्थलों की बात करें तो बिहार में सेनुआर, सोनपुर, ताराडीह
और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह, नरहन और ताम्रवती, है ना, नरहन जैसे स्थल प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण कालीन पुरा स्थल अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुए हैं। और जो ताम्रवती जो कि राजस्थान में है, यहाँ से काले मृदभांड पर सफ़ेद रैखिक चित्रों का प्रयोग किया गया, यानी कि काले जो ब्लैक पॉट्स थे, है ना, काले मृदभांड जो थे उन पे सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई है। ऐसे साक्ष्य हमें ताम्रवती राजस्थान से प्राप्त होते हैं। तो साथियों, यह था हमारा आज का थ्योरी लेक्चर पाषाण काल से। अब हम अगले वीडियो में पाषाण काल पे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीवियस में बने हैं और भविष्य में जो भी बन सकते हैं उनको मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँगा। तो साथियों, अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्यदा एग्ज़ाम्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी सुधार लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें, ताकि हम अपने अगले वीडियो में इन सभी चीज़ों को सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।